अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सफ़ीर खान। आज का हमारा टॉपिक यह है कि इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी एजेस है 7-8 जो बड़े बड़े एजेस है उसको हम 10 मिनट के अंदर अंदर कवर करें। उसके जो फेमस राइटर्स है, फेमस वर्क्स है जो गुजरे हैं, लिख चुके हैं, और ये एग्जाम में आप लोगों के काम आएगा। सबसे पहला जो एज है उसको हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं या एंग्लो सेक्सन एज कहते हैं उसको, जो 450 से शुरू है 1066 तक, और ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है जो डोमिनेटेड है वॉरियर कल्चर से, मतलब उसमें जंगें बहुत ज्यादा थी और जंग ही एक बहादुरी समझी जाती थी। रिलीजन ऑन द पीक था और हेरोइक पोइट्री उसमें बहुत ज्यादा है। फेमस जो सबसे ज्यादा फेमस वर्क है इस एज का उसको हम बीवोल्फ के नाम से जानते हैं, और इस एज के जो थीम्स है वो करेज है, बहादुरी, लॉयल्टी है, वफादारी, और फेट है, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपके साथ होगा। इस एज में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है और वो आज के इंग्लिश से काफी मुख्तलिफ है। दूसरा जो एज है उसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं, जो 1066 से शुरू होता है 1500 तक, और इस एज में लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में काम बहुत कम हुआ है। और मसला ये भी था कि लैंग्वेज जो है वो स्टेबल नहीं था, और नॉर्मन्स ने इस इलाके को, यूके को फतह किया अंग्रेजों को, तो फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा अंग्रेजी के अंदर आ गया था और लिटरेचर जो है वो रिलीजियस और मॉरल बन गया था। इसमें जो सबसे फेमस फिगर है वो जॉफरी चौसर है, और जॉफरी चौसर के अलावा 2-3 बंदों ने और काम किया है, बाकी इस 300-400-500 सालों में कुछ अहम नहीं हुआ है। जॉफरी चौसर ने द कैंटरबरी टेल्स लिखे हैं जो अभी तक सर्वाइव भी करते हैं और पढ़े भी जाते हैं, और इस एज के जो फेमस थीम्स है वो सोशल सेटायर है, रिलीजन है, और मोरलिटी प्लेज इसमें आते हैं। तीसरा जो एज है उसको हम द रेनेसा के नाम से जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और ये 1500 से स्टार्ट है। 1520 से ये अर्ली जो रेनेसा है वो शुरू हो जाती है, लेकिन हम बड़े नजरिए से इसको देखते हैं तो ये 1500 से स्टार्ट है 1660 तक, करीबन 150-160 साल का एज गुजरा है ये, और ये इंग्लिश लिटरेचर का द गोल्डन एज कहलाता है। द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर या वर्ल्ड लिटरेचर में आप कह ले, इसमें दुनिया में बहुत ज्यादा तब्दीली लिटरेचर में इस दौर में आ गई थी। इसको ये भी कहा जाता है कि ये रिवाइवल है क्लासिकल लर्निंग का और ह्यूमनिज्म का। ग्रीक और रोमन जिस लेवल पे सोचते थे और जो फलसफा था, ये लोग भी उसी लेवल से सोचते थे। इसमें इंग्लैंड में जो है ड्रामा ऑन द पीक चला गया था, जो ड्रामा आजकल परफॉर्म होता है स्टेज पे और जो अभी तक पढ़े जाते हैं शेक्सपियर के या बेन जॉनसन वगैरह के, वो ड्रामे इस एज में प्रोड्यूस किए गए थे। सबसे फेमस जो राइटर्स है वो विलियम शेक्सपियर था, क्रिस्टोफर मार्लोव है और बेन जॉनसन है, और इन लोगों का फोकस जो है वो ह्यूमन इमोशंस पे था, इंडिविजुअलिटी पे था और रीजन पे था कि कोई काम क्यों करना है, और ह्यूमन इमोशंस भी इधर ऑन द पीक थे। हर बंदा अपने बारे में सोचने लगा था, और इसको फिर बाज राइटर्स 3 एज में डिवाइड करते हैं, बाज 2 बड़े एजेस में ये रेनेसा को डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो एज है एलिजाबेथन एज है जिसमें शेक्सपियर ऑन द पीक है। दूसरा जो एज है उसमें जैकोबियन एज के नाम से फेमस है, और उसमें शेक्सपियर के जो लेटर प्लेस थे 1593 और 1600 के बाद जो प्लेस है वो इसमें आ जाते हैं, और जॉन डन की पोइट्री इधर बहुत ज्यादा ऑन द पीक है। इसके बाद जो चौथा एज है वो द न्यू क्लासिकल एज है, जो 1660 में शुरू था 1798 तक, और ये जो एज है ये एज ऑफ रीजन एंड रूल्स कहलाता है। रीजन के साथ साथ रूल्स बहुत ज्यादा थे। लिटरेचर जो था वो बहुत ज्यादा लॉजिकल बना था, बैलेंस्ड बना था और सैटिरिकल बना था। बैलेंस्ड इस तरह से बना था और लॉजिकल के इन लोगों ने इसको राइटिंग स्टाइल और सारा तरीकाकार जो है वो भी उन लोगों का कॉपी कर दिया, और इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल रोमन राइटर्स, ये राइटर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो वो उसी तरह तरतीब से शायरी में बहुत सख्ती लेके आए थे। ये मजीद 3 एजेस में डिवाइड होता है पीरियड्स में। रिस्टोरेशन एज है जिसका जो मेन बानी है वो जॉन ड्राइडन है। ऑगस्टन एज है जो अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट इसमें बहुत फेमस है, और इसका जो तीसरा एज है, पीरियड है, वो एज ऑफ जॉनसन है जिसमें सैमुअल जॉनसन आता है और उन्होंने एक डिक्शनरी वगैरह भी लिखी है। इन सारे टॉपिक्स में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ सब टॉपिक्स पे, अभी सिर्फ हम इसको शॉर्टली कवर करते हैं ताकि आप लोग जल्दी से समझे। इसके जो थीम्स है वो सोसाइटी है, मैनर्स है, सेटायर है, और रीजन जो है वो ज्यादा जरूरी है इमोशन से। तो रेनेसा में इमोशंस और इधर रीजन। इसके बाद जो एज है वो है रोमांटिक एज, जो 1798 में शुरू हो जाता है 1837 तक, और इसको हम द एज ऑफ इमोशन, एज ऑफ नेचर एंड एज ऑफ इमेजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये रिएक्शन था अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रीजन। इससे पहले जो एज गुजरा था न्यू क्लासिकल एज,
ये इसके खिलाफ एक रिएक्शन था कि आप लोग सिर्फ रीजन के पीछे है, दुनियावी चीजों के पीछे पड़े हैं। इन लोगों का फोकस नेचर पे था, इमोशंस पे था, फ्रीडम पे था और इंडिविजुअलिज्म पे था, जिस तरह रेनेसा में था। इस एज के दो तरह के पोइट्स है। पहले जो आते हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ है और एस टी कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज है। और दूसरा जो इसका फिर बेड़ा आता है वो है पीबी शेले, परसिबस शेले, जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन। इन लोगों का सबसे फेमस जो वर्क है द रोमांटिक एज में वो है द लिरिकल बैलेड्स, जो कि कॉलरिज ने और विलियम वर्ड्सवर्थ ने आपस में लिखा था। इसके बाद जो एज आता है वो है द विक्टोरियन एज, जो 1837 रोमांटिक एज के खत्म होने के बाद शुरू होता है 1901 तक। और ये क्वीन विक्टोरिया के अंडर था, इसलिए इसको हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। इसको द एज ऑफ मोरलिटी, रियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कहते हैं। लिटरेचर जो है वो सोशल इश्यूज को रिफ्लेक्ट करने लगा था और क्लास स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करने लगा था। मुआशरे में जितने भी मसले थे उस पे राइटर्स जो है वो लिखने लगे थे। और क्लास स्ट्रगल का मतलब ये है कि अमीर और गरीब का जो फर्क था, राइटर्स इन चीजों पे लिखना शुरू कर चुके थे ताकि ये क्लास व्लास, ये स्ट्रगल्स वगैरह, ये सारी चीजें खत्म हो जाए, क्लास कोई हो ही ना। और नोवेल जो था इस एज में ऑन द पीक हो गया था। इससे पहले पोइट्री ही हर जमाने का एक जीनत रही है, लेकिन इसमें नॉवेल्स बहुत ज्यादा लिखने लगे और पढ़ने लगे। चार्ल्स डिकन फेमस राइटर है, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो पोएट था। इस एज के जो फेमस थीम्स थे वो मोरलिटी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, काम करना, तरक्की करना, रियलिज्म है और वुमेन्स इशू है, औरतों के जो मसाइल है। इसके बाद जो एज है उसको हम द मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं, जो 1901 से शुरू है 1945 तक, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अख्तिताम तक। और इसको हम एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन भी कहते हैं। ये एक रिएक्शन था विक्टोरियन ट्रेडिशन के खिलाफ। इसमें फ्रेगमेंटेशन है, मतलब बहुत ज्यादा लोग टुकड़ों में तकसीम हो गए, हिस्सों में, क्लासेस में तकसीम हो गए। एक सोच रखता था, कोई दूसरा सोच रखता था। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी आ जाता है कि इंसान के जहन में कितनी ज्यादा चीजें चलती है, इनर साइकोलॉजी वगैरह जिसे हम कहते हैं। और फेमस जो राइटर्स थे इस एज के वो है टी.एस. इलियट, थॉमस टर्न इलियट जिन्होंने द वेस्ट लैंड लिखा है, बहुत ज्यादा फेमस वर्क है। जेम्स जॉयस है जिन्होंने यूलिसेस लिखा है और वर्जीनिया वोल्फ है जिन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। इस एज के जो थीम्स है वो एलिनेशन है, स्ट्रेंजनेस, मतलब इंसान अपने आप से भी वाकिफ नहीं है, अपने आप के साथ भी नहीं है, और अनसर्टेनिटी है। एक टाइम पे बंदा एक तरह सोचता है और दूसरे टाइम पे बंदा दूसरी तरह सोचता है। और वार ट्रॉमा है। वार ट्रॉमा का मतलब यह है कि जंग गुजरी थी, वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट, तो राइटर्स ने उन चीजों के बारे में लिखना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था। द लास्ट जो एज है जो अभी तक चल रहा है उसको हम पोस्ट मॉडर्न एज कहते हैं, जो 1945 से शुरू है और प्रेजेंट डे में भी चल रहा है। मे भी कुछ सालों बाद इसका कोई और नाम दिया जाए, इसको तकसीम किया जाए, लेकिन अभी तक प्रेजेंट ही चल रहा है। इसको द एज ऑफ आयरनी, प्लेफुलनेस एंड फ्रीडम ऑफ फॉर्म कहते हैं। आयरनी हर चीज का मजाक उड़ाना लेकिन अच्छाई के लिए, प्लेफुलनेस जोकिंग मूड में होना, और फ्रीडम ऑफ फॉर्म का मतलब है कि आप जिस तरीके से लिखना चाहे, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। तो इधर नो रूल्स, मिक्स ऑफ जनरास है, कोई नसर में पोइट्री मिक्स कर रहा है, कोई ड्रामे में पोइट्री मिक्स कर रहा है, मेटाफिक्शन इसमें है, और अनरिलायबल नरेटर्स है। मतलब एक नरेटर को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये किस सोच का बंदा है, वो हर टॉपिक पे लिखता है। इधर थीम्स जो थे वो आइडेंटिटी पे थीम्स बहुत ज्यादा है कि मैं अफ्रीकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अफगानी हूं। आइडेंटिटी, एब्सर्डिटी का मतलब है बेवकूफी पे बहुत ज्यादा सारी चीजें लिखी गई है जो चीज अनसर्टन हो। और कंज्यूमर कल्चर, कंज्यूमर कल्चर का मतलब यह है कि हर बंदा यह कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें लूं, लोगों को दिखाऊं। तो आपको तोला भी इसी वजह से जाएगा कि आप ज्यादा चीजें ले चुके हैं। इसके जो फेमस राइटर्स है वो सैमुअल बकेट है, प्ले राइट है, थॉमस पेंचन है और सलमान रश्दी है। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इंटर टेक्सचुअलिटी है कि एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट में होना, और अगर कोई और टेक्स्ट कोई बंदा लिखता है तो वो भी किसी और टेक्स्ट को थोड़ा बहुत कॉपी करके लिखा है। मैजिकल रियलिज्म है इसमें, मतलब मैजिक को ऐसे दिखाया है कि वो आपको शॉकिंग नहीं लगे, आपको रियलिस्टिक लगे। आप लोग आजकल मूवीज वगैरह देखते हैं। और फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स है इसमें, मतलब बेतरतीबी बहुत ज्यादा है नैरेटिव्स में, एक बंदा एक नैरेटिव का नहीं है। आई होप थोड़ा बहुत शॉर्टली समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।